हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पीआर स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे जो क्लास 12th है उसमें कुछ शब्द हैं जैसे जन्म दर है, मृत्यु दर है, वितरण जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व। इनको जो है हम परिभाषित करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं है, बहुत ही छोटी वीडियो है जिसमें हमने जो है 16 शब्दों को परिभाषित किया है, बहुत जो कि कम से कम 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, या फिर अगर वो जन्म दर या मृत्यु दर या किन्हीं 2 वर्ड के बीच में अंतर पूछ ले तो ये कम से कम 3 या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो पीआर स्टडी के साथ। सबसे पहले हमारा जन्म दर। जन्म दर क्या कहलाता है? इसमें एक पॉइंट जो आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। किसी देश में, ये वर्ड जो आपको बहुत यूज़ करना है, किसी देश में एक वर्ष में प्रति हज़ार, सिर्फ यही लाइन है जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो याद करनी है। किसी देश में प्रति हज़ार व्यक्तियों में, यानी कि जो हर 1000 व्यक्ति हैं उनके अंदर जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है कि किसी देश में एक वर्ष में, यानी कि एक वर्ष के अंदर किसी देश में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या हमारी जन्म दर कहलाती है। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट। मृत्यु दर। किसी देश में सेम वही है, बिल्कुल वही है। किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या, जो मरने वाले संख्या है उनकी संख्या मृत्यु दर कहलाती है। दोबारा करेंगे एक बार कि किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। और जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रवास। प्रवास क्या होता है कि किसी व्यक्ति का, यानी कि कोई व्यक्ति है या फिर कोई व्यक्ति समूह है, उसका किन्हीं कारण से, अब वो कारण चाहे कुछ भी हो, किसी कारण से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है? हमारा प्रवास कहलाता है। किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जो जाकर बसना प्रवास कहलाता है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। उत्प्रवास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उत्प्रवास। ये प्रवास से ही रिलेटेड है। उत्प्रवास क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने स्थान से, यानी कि ये हमारा गांव है, यहाँ से उठ के किसी भी कारण से जो दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है उसे उत्प्रवास कहते हैं। यानी कि इस स्थान से उठ के वो यहाँ पे जाके बस गए, उसे उत्प्रवास कहेंगे। और जो हमारा अप्रवास है, अप्रवास इसका बिल्कुल उल्टा है। यानी कि जब कोई दूसरे गांव से, यानी किसी अन्य स्थान से अपने गांव में आके या किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में आके जो है आके बसता है, उसे अप्रवास कहते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो, आप ध्यान से पढ़ोगे हो जाएगा। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं उत्प्रवास की। जब कोई व्यक्ति अपने आवास या अपने गाँव को किसी कारण छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, उत्प्रवास कहलाता है। और अप्रवास क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थान से आकर एक विशिष्ट स्थान पर बस जाता है, उसे अप्रवास कहते हैं। बिल्कुल आराम से हो जाएंगी, आसान है। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण बहुत ही आसान है कि जो भूस्थल है, जो भूमि है, उस पर जनसंख्या के फैलाव को, जनसंख्या जो है कहाँ कहाँ कैसे फैली है उसके फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या जो है किसी भूस्थल पर जनसंख्या का जो फैलाव है, जो जनसंख्या का फैलाव है, उसे जनसंख्या वितरण कहते हैं। इसका संबंध भूमि से होता है, यानी कि कहाँ पे जो है, कहाँ पे जो है लोग फैले हुए हैं, उसे जनसंख्या जो वितरण कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जनसंख्या घनत्व। इसको भी बिल्कुल आराम से याद करना है, कंफ्यूज होना जो है जरूरी नहीं है, बहुत आसान है। देखो, किसी स्थान में, कोई स्थान है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि प्रति वर्ग क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल है उसको हमेशा वर्ग में ही जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो किसी स्थान में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यानी कि जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति जो है रहते हैं, उसे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, बहुत ही आसान है। गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व क्या है? किसी देश अथवा प्रदेश की कुल जनसंख्या, यानी कि कुल जनसंख्या जो हमारी वो ऊपर आएगी। कोई भी देश या प्रदेश है, उसकी कुल जनसंख्या जो है उसको हम भाग दे देंगे किससे? उस प्रदेश के कुल क्षेत्रफल से। तो हमारा क्या आ जाएगा? गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व क्या है कि किसी देश अथवा प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को, यहाँ पे अनुपात क्या है? अनुपात जो है उसको इंग्लिश में हम रेशो कहते हैं।
ठीक है। तो अनुपात क्या है, इसका मतलब होता है भाग देना। क्या करना, भाग देना। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अनुपात का हमेशा जो है कहते हैं हम भाग देना। तो क्या है, किसी देश अथवा प्रदेश की कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या हम लिखते हैं यहाँ पे कुल जनसंख्या तथा उसके कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जो है यहाँ पे आ गया, कुल जनसंख्या तथा उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जो है हम गणितीय घनत्व कहते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट जो आप ले सकते हैं। अभी हमने किया था गणितीय घनत्व, हमारा नेक्स्ट है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व किसे कहते हैं, जो किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या, यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है, जो हमारा गणितीय घनत्व था उसमें भी कुल जनसंख्या थी, क्या थी, कुल जनसंख्या। और जो कायिक घनत्व है इसके अंदर भी कुल जनसंख्या ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या आया, जो उसके प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि क्षेत्रफल के अनुपात को बिल्कुल ध्यान से समझना। जो हमारा गणितीय घनत्व था उसमें कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल था, सिर्फ कुल क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे क्या, क्षेत्रफल कुल तो है, वो क्षेत्रफल है जिस पे कृषि की जाती है। कृषि योग्य जो भूमि है उसे हम उसका क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या, इसके अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा उसके प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि योग्य, जो कृषि भूमि है उसके क्षेत्रफल के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है कुल जनसंख्या के बटे में कुल कृषि योग्य भूमि कायिक घनत्व कहलाती है। कंफ्यूज होना नहीं है, बहुत ही आसान है। कृषि घनत्व, अब कृषि घनत्व में ये सेम रहेगा, लेकिन जो हमारी कुल जनसंख्या है उसमें क्या हो जाएगा, वो कुल जनसंख्या तो आएगी, लेकिन कौन सी, जो कृषक है, कृषक जनसंख्या वो जनसंख्या है जो कृषि पर निर्भर करती है। अब चाहे वो कृषि करने वाले किसान हो या फिर कृषि पे जो है कटाई का जो काम करते हैं या फिर जो बीज बोने का जो काम करते हैं वो मजदूर हो, यानी कि जो कृषि पर निर्भर है वो वाली जनसंख्या, और अपोन में कृषि भूमि क्षेत्रफल, इसको हम कहते हैं कृषि घनत्व। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इसमें किसी प्रदेश की कृषक जनसंख्या, अभी बताई वो जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर होती है, तथा उस प्रदेश के कृषि योग्य भूमि क्षेत्रफल के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं। कृषि घनत्व का जो फॉर्मूला है उसको आप यहाँ से नोट कर ले, ये हमारा कृषि घनत्व का फॉर्मूला। बहुत ही आसान है, और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या वृद्धि। किसी क्षेत्र में दिए गए समय अंतराल में जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। समय अंतराल यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2001 और यहाँ पे लिया हमने 2011। तो इस समय के बीच में जो जनसंख्या में जो हमारा परिवर्तन आया, अब चाहे वो बड़ी हो चाहे वो घटी हो, इसके आकार में जो है परिवर्तन आया उसे हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। यानी कि किसी क्षेत्र में दिए गए समय अंतराल में जो है जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि जो है कहते हैं। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जनसंख्या जो हमारी वो हमारी घट भी सकती है और वो हमारी बढ़ भी सकती है। एक बार इस डेफिनेशन को आप जो है याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या वृद्धि दर दो समय बिंदुओं के बीच, यानी कि हमने एक समय बिंदु ये लिया और एक समय बिंदु, अब इसके बीच में जो है जनसंख्या में ये जो परिवर्तन हुआ इसको हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। लेकिन ये जो परिवर्तन हुआ अगर इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं उसे हम कहते हैं, यानी कि इतने प्रतिशत जो हमारी जनसंख्या बढ़ी, इतने प्रतिशत हमारी जनसंख्या जो है वो घटी, उसे कहते हैं हम जनसंख्या वृद्धि दर। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या परिवर्तन को यदि प्रतिशत में व्यक्त करें उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। अब जो जनसंख्या वृद्धि दर है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है प्राकृतिक वृद्धि। वृद्धि यानी कि अब चाहे वो घटी हो हमारी जनसंख्या या फिर जनसंख्या बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो हमारे तीन तरह की जनसंख्या वृद्धि जो हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि में क्या होता है, दो समय बिंदुओं के बीच वही चीज़ है, दो समय बिंदुओं में जो जन्म दर होती है, जन्म दर और जो मृत्यु दर होती है, इसके कारण जो जनसंख्या में गिरावट या बढ़ोतरी होती है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि। अब चाहे वो घटी हो चाहे वो बड़ी हो, लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर जो उसमें कारण हो उसको क्या करेंगे, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, यानी जितने जन्म लिए उतने और जितने मरे उनके अंतराल को, उनके जो है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दो समय बिंदुओं में जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर से जनसंख्या में परिवर्तन को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जन्म दर माइनस मृत्यु दर जो इसका फॉर्मूला है। अभिप्रेरित वृद्धि का मतलब है दो समय बिंदुओं के बीच, यानी कि एक बिंदु समय ये है और एक बिंदु समय ये है, और उत्प्रवास तथा अप्रवास में अंतर से किसी स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन, यानी कि यहाँ पे जो है लोग आए, ठीक है, और फिर यहाँ से कुछ लोग चले गए, फिर यहाँ आए और फिर यहाँ ज़्यादा जनसंख्या में चले गए, और फिर ये जो है हमारा बन गया
जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन आ गया। वो जनसंख्या पहले बढ़ी और फिर वहाँ से चली गई तो घट गई, फिर वो बढ़ी फिर गई और घटी, यानी कि प्रवास और उत्प्रवास, यानी कि उत्प्रवास और आप्रवास के कारण जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ उसे हम कहते हैं अभिप्रेरित वृद्धि। अभिप्रेरित वृद्धि आप्रवासी माइनस उत्प्रवासी, इसका जो है सूत्र है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दो बिंदुओं में उत्प्रवास तथा आप्रवास में अंतर से किसी स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन को अभिप्रेरित वृद्धि कहते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही जो है आसान है, एक दो बार आप करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि में क्या होता है, इसमें जनसंख्या में जन्म दर व मृत्यु दर के साथ साथ आप्रवास तथा उत्प्रवास की भी गणना की जाती है। यानी कि हम आपको बिल्कुल आसानी से बताते हैं, जो जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जो जनसंख्या में परिवर्तन हो उसे कहते हैं हम प्राकृतिक, ठीक है, और जो आप्रवास तथा उत्प्रवास के कारण परिवर्तन हो उसे कहते हैं हम अभिप्रेरित। लेकिन यदि प्राकृतिक और अभिप्रेरित को मिला दिया जाए और इनको मिलाने के बाद जो हमारी जनसंख्या में वृद्धि होती है, अब चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक, उसे हम कहते हैं वास्तविक वृद्धि, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें जनसंख्या की जो है मृत्यु दर व जन्म दर के साथ साथ जो है आप्रवास तथा उत्प्रवास की भी गणना की जाती है, इसे वास्तविक वृद्धि कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे एक बार देख लो। वास्तविक वृद्धि क्या है, हमारी जो ये आई हमारी प्राकृतिक वृद्धि प्लस ये जो हमारी आई अभिप्रेरित वृद्धि, इनको यदि प्लस कर दिया जाए और इनके कारण जो हमारा परिवर्तन हुआ जनसंख्या में उसे कहते हैं हम वास्तविक वृद्धि। ये हमारा लास्ट टॉपिक जनगणना। जनगणना क्या है, एक निश्चित अवधि के बाद, यानी कि एक निश्चित अवधि एक निश्चित समय के बाद जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करना जनगणना कहलाती है, ठीक है। यह भारत में हर 10 साल बाद होती है, यानी कि 2001 में, 2011 में, 2021 में नहीं हुई। ये अभी होगी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो है इसमें जो है अभी कुछ कमियां थी, तो इसलिए जो है हमारी 2021 की जनगणना नहीं हुई। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो PR स्टडी को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू। इस चैप्टर की जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन या फिर उसकी जो समरी है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए PR स्टडी के साथ।